एक एब्यूसिव नेवी ऑफिसर जब अपने घर में ड्यूटी के बाद वापस आता है तो उसकी वाइफ जो एक राइटर थी वो उसको डिवोर्स देना चाहती है। पर सोल्जर वाइफ के बारे में इन्वेस्टिगेट करते हुए एक ऐसे डरावने राज के बारे में पता करता है जो सुनने के बाद किसी की भी रूह कांप जाएगी। आखिर वो राज क्या है, ये आपको इस मूवी में जानने के लिए मिलेगा। दोस्तों, आज जो मूवी मैंने देखी है वो पोजेशन 1981 का इंडोनेशियन रीमेक है जो कि है पोजेशन केरासुकान। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट इनटू द हॉरर राइड ऑफ दिस मूवी। कहानी एक औरत रत्ना से शुरू होती है जो बेसुध हालत में है। उसका मेकअप बिगड़ा हुआ है, मानो उसके साथ कुछ बुरा हुआ हो। उसका अपने शरीर पे कंट्रोल नहीं रहता। उसे देख के लग रहा था कि कोई अदृश्य शक्ति उससे क्लोज होने की कोशिश कर रही थी। दोस्तों, रत्ना का एक बेटा है बूदी, जिसे आज रत्ना उसके पिता यानी अपने हस्बैंड के पास ले जाने वाली थी। पर टेबल पे पड़ा था एक एनवेलप जिसमें डिवोर्स के पेपर्स थे। रत्ना अपने पति से डिवोर्स चाहती थी, जिसे देखकर बूदी रत्ना से उसके बारे में पूछता है, लेकिन रत्ना उसे बड़ों की तरह बात करने से मना करती है। और अब ये लोग फारिस से मिलने जाते हैं, यानी रत्ना के पति से, जो नेवी में काम करता है और पिछले 3 महीनों से घर से दूर था। और आज वो घर वापस आने वाला है क्योंकि अचानक से उसकी पत्नी उसे डिवोर्स देना चाहती है। फारिस को लेने उसका बेटा और पत्नी रत्ना आए थे, लेकिन रत्ना का व्यवहार फारिस के सीनियर उसके साथ काम करने वालों के साथ ठीक नहीं था। फारिस के सीनियर ने उसको और रत्ना को मूवी टिकट्स दिए हैं, जिसे देखने ये लोग हॉल में जाते हैं, जहां फारिस रत्ना से फिजिकल होने की कोशिश करता है, लेकिन रत्ना उसका हाथ झिटक देती है क्योंकि वो फारिस से डिवोर्स चाहती है। घर आने पे फारिस का पड़ोसी उसे देखकर खुश था और वो फारिस के कानों में कुछ कहता है, जिसके बाद फारिस रत्ना से जानना चाहता है कि वो अक्सर रात में बाहर क्यों जाती है, क्योंकि रत्ना के बारे में इनके पड़ोसी टोनी काफी कुछ जानता है और उसने ही ये बात फारिस को बताई है। दोस्तों, मैं बता दूं कि टोनी की वाइफ एकदम से गायब हो गई थी। लोगों का कहना है कि वो पोस्टमैन के साथ भाग गई। टोनी की ये बताने के बाद कि रत्ना रोज रात में कहीं जाती है, फारिस को लगने लगता है कि रत्ना उसके पीठ पीछे किसी और आदमी से अफेयर चला रही है। लेकिन रत्ना अपने पति की एक भी बात का जवाब नहीं देती क्योंकि रत्ना को रात में काम पे जाना था, लेकिन फारिस ऐसा नहीं चाहता था। दोस्तों, फारिस वो आदमी है जो सोचता है कि एक स्त्री सिर्फ घर संभालने और आदमी की सेवा करने की ही उसकी जिम्मेदारी है और रत्ना को उसकी जरूरतों का ध्यान रखना चाहिए, ना कि नौकरी करनी चाहिए, जिससे शायद कोई भी फीमेल रत्ना ही की तरह रिएक्ट करेगी, क्योंकि स्त्री केवल घर के काम और आदमी की सेवा के लिए नहीं है। रत्ना को नौकरी करनी है। उससे जाने से रोकने के लिए फारिस उसे जोर से पीछे से पकड़ लेता है और आज रात उसके साथ ही रुकने को कहता है। अब वो रत्ना के साथ फिजिकल होना शुरू करता है, जिसके लिए वो रत्ना को जबरदस्ती किस करने लगता है, लेकिन रत्ना उसे ये बोल के हटा देती है कि उसके पीरियड्स चल रहे हैं। और अब फारिस बाथरूम में जाके खुद को शांत करता है। तभी वो डस्टबिन को देखता है और गुस्से में बाहर आके रत्ना के पैरों को छूकर पूछने लगता है कि पीरियड्स कहाँ हो रहे हैं। दोस्तों, रत्ना ने झूठ बोल दिया था क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि फारिस उसे छुए, क्योंकि फारिस रत्ना को ऐसे ट्रीट कर रहा था मानो वो उसकी नौकर हो। दोस्तों, फारिस के हिसाब से रत्ना जो भी है उसकी वजह से ही है। उसने ही उसे रहने के लिए घर दिया और आज वो जो भी लिख पा रही है वो फारिस की वजह से ही है, यानी राइटिंग का काम, क्योंकि रत्ना एक राइटर है। पर फारिस के मन में एक ही बात घूम रही थी और वो रत्ना से जानना चाहता है कि क्या वो उसे धोखा दे रही है, क्योंकि वो उसके क्लोज नहीं आना चाहती। पर रत्ना को आज रात राइटिंग का काम पूरा करना था, ये कहकर वो वहाँ से बात टाल देती है। इनके रिश्ते में अब कुछ नहीं बचा था। रत्ना पागलों की तरह अपना सर टेबल पे मारने लगती है। बूदी अपने माता पिता को लड़ते झगड़ते सुन रहा था और अब वो रत्ना के पास आके उसे सर पटकने से रोकता है और गले लगा लेता है, जिस पे रत्ना रुक जाती है। अगले दिन फारिस की नींद बर्तन गिरने की आवाज से खुलती है, जहाँ किचन में बूंदी था जो नाश्ते के लिए आया था, क्योंकि रत्ना अभी तक घर नहीं आई है। अब बूदी को लेने मीता आती है, जो बूदी को अक्सर स्कूल ले जाती है और इस तरह वो रत्ना की हेल्प करती है, क्योंकि रत्ना पिछले 3 महीनों से एक शो की स्क्रिप्ट लिखने में बिजी है। यहाँ फारिस को मीता से पता चलता है कि रत्ना एक होटल रूम बुक करके वहाँ स्क्रिप्ट लिखती है, क्योंकि शो जल्दी शुरू होने वाला है और उसे वो स्क्रिप्ट पूरी करनी है, जिसपे फारिस उससे उस होटल का पता पूछता है। दोस्तों, मीता रत्ना की असिस्टेंट तो है, लेकिन इसके बावजूद भी उसे रत्ना के उस रूम के बारे में कुछ नहीं पता है। फारिस को यहाँ बस इतना पता चलता है कि उनके डायरेक्टर वहायु की अक्सर रत्ना से मीटिंग होती है और शायद उसे उस होटल के रूम के बारे में पता हो। और यहाँ फारिस को लगने लगता है कि रत्ना और वहायु का चक्कर चल रहा है। दोस्तों, मीता फारिस के करीब आना चाहती थी, लेकिन फारिस को सिर्फ रत्ना की पड़ी थी और मीता बूदी को लेकर चली जाती है।
अब हम देखते हैं कि फारिस के घर उसका पड़ोसी टोनी आता है। ये लोग रत्ना के बारे में ही बात करते हैं। जब टोनी बताता है कि उसने अक्सर रत्ना के पीछे किसी काली परछाई को रत्ना का पीछा करते हुए देखा है, वो फारिस से जानना चाहता है कि क्या उसने पोचोंग के बारे में सुना है, क्योंकि बहुत से लोगों ने अपने करीबी के मरने के बाद उनकी परछाई को छत से लटकते हुए देखा है। लेकिन फारिस एक नेवी ऑफिसर है और इन सब बकवास बातों के लिए उसके पास समय नहीं है। यहाँ टोनी उसे ये भी बताता है कि उसने अपने घर की खिड़की से रत्ना के पीछे किसी को खड़ा देखा था। फारिस के हिसाब से वो बूदी होगा जो रत्ना के पीछे खड़ा था। तभी हम बेड पे पड़े मसनद को एक लाश में बदलते देखते हैं, जो अपना चेहरा एक तरफ मोड़ता है, जिसे फारिस लोग नहीं देख पाते। और दोस्तों, ये वही मसनद है जो रत्ना अक्सर अपने पास लेकर सोती है। फारिस अब टोनी को जाने के लिए कहता है, लेकिन जाने से पहले टोनी उसे एक बुक देता है, क्योंकि वो बुक का लॉयल सब्सक्राइबर था, जैसे कि आप मेरे लॉयल सब्सक्राइबर हैं। मीता से ये सब जानने के बाद अब फारिस रत्ना के दोस्तों और कलीग को कॉल करके उसके बारे में पूछता है, लेकिन किसी को भी रत्ना की कोई खबर नहीं थी। झुंझला के फारिस रत्ना के बारे में जानने के लिए घर के सारे पेपर्स को छान मारता है। उसी में वहायु का नंबर भी था, जिसपे अब फारिस कॉल करके वहायु से रत्ना कहाँ है ये पूछता है। लेकिन वहायु का फारिस को यही कहना था कि रत्ना अपने पैशन के चरम पे है, इसीलिए वो रत्ना को डिस्टर्ब ना करे। ये कहकर वो कॉल काट देता है। दूसरी तरफ हम रत्ना को उसी होटल रूम में देखते हैं, जहाँ आ रही आवाजों से लग रहा था कि रत्ना किसी के साथ फिजिकल हो रही है। तब रूम सर्विस वाला उसे फूड ऑर्डर देने आता है, जिसे रत्ना रूम के अंदर आने से मना करके खुद ही खाना अंदर ले लेती है। फारिस से एक सूटकेस मिलता है, जिसमें रत्ना के पेपर्स और फोटोज थी, जिन्हें देख के फारिस को वहायु के बारे में पता लगता है। अब फारिस वहायु का पीछा करते हुए एक नाइट क्लब में पहुंचता है। वो वहायु को उसके और रत्ना के बीच में आने से मना करता है। यहाँ वो रत्ना के पैशन के बारे में बोलकर वहायु को चिढ़ाने लगता है और जाते जाते फारिस से कहता है कि वो रत्ना को डिस्टर्ब ना करे। दोस्तों, यहाँ हम एक और आदमी को देखते हैं जिसे फारिस ने हायर किया था, जो कि एक एजेंट है। फारिस चाहता है कि ये एजेंट वहायु के बारे में सब कुछ पता लगाकर उसे बताए, जिसके लिए वो उसे काफी पैसे देता है। रात में मीता बूदी को लेकर फारिस के घर आती है, जहाँ फारिस मीता से जानना चाहता है कि आखिर उसमें क्या कमी है, क्यों आखिर रत्ना ने उसे छोड़कर वहायु को चुना है। यहाँ मीता मौका देखकर फारिस के करीब आती है और फारिस उसके साथ संबंध बनाने की कोशिश करता है, लेकिन इतने में ही बूदी आ जाता है और अपने पिता से उसे नहलाने के लिए कहता है। अब फारिस अपने बेटे से पूछता है कि क्या उसने कभी रत्ना को किसी के साथ आते देखा है, लेकिन बूदी को सिर्फ इतना ही पता है कि उसकी माँ अजीब बर्ताव कर रही है और वो अकेले में खुद से बातें करती है, जो घर आने के बाद सीधा रूम में चली जाती है। तभी बाथरूम की छत पर हम खून के धब्बों के निशान बनते हुए देखते हैं, जिसे बूदी देख रहा था। बूदी फारिस को बताता है कि वो आ गया है, और जब फारिस बाहर देखने जाता है तो इतने में रत्ना आ जाती है। घबरा कर मीता वहाँ से चली जाती है। दोस्तों, फारिस का दिमाग सोच सोच के फट चुका था, इसीलिए वो रत्ना से इसके बारे में पूछता है। उसे लगता है कि रत्ना वहायु के साथ संबंध बना चुकी है। ये सुनते ही रत्ना बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और हम देखते हैं कि एकदम से लाइट चली जाती है और फ्लिकर होने लगती है, और तब रत्ना पोजेस्ड हो जाती है। या हम वापस उन्हीं खून के धब्बों को छत पर बनता देखते हैं, जिसे बूदी अक्सर देखता है। लाइट चले जाने की वजह से फारिस रत्ना को देख नहीं पा रहा था, पर रत्ना उसका नाम लेकर उसे बुला रही थी। और जब लाइट आती है तो फारिस देखता है कि उसकी पत्नी जमीन पर बैठी हुई है और वो शैतानी शक्ति रत्ना के साथ फिजिकल हो रही है। रत्ना की ऐसी हालत देखकर फारिस काफी रोता है और उसे कपड़े बदला के सुला देता है। रात में वो उसके बगल में बैठा हुआ था, जब वो शीशे में उस मसनद की जगह एक पोचोंग यानी जिंदा लाश को देखता है, जो रत्ना के ऊपर लेटी हुई थी, और एक पल में ही वो गायब हो जाती है। फारिस को उसका ये वहम लगता है, जिसके बाद वो सो जाता है। अब आधी रात में फारिस की आंख रत्ना की आवाजों से खुलती है, जिसके ऊपर वही मसनद था और वो शैतानी शक्ति रत्ना के क्लोज हो रही थी, जिसे देखकर फारिस उस मसनद को रत्ना से दूर फेंक देता है और रत्ना नॉर्मल होकर सो जाती है। जिसके बाद फोन की घंटी बजती है। फोन की दूसरी तरफ वही एजेंट था, जो फारिस को वहायु के बारे में बताता है कि उसने अभी तक वहायु की कोई भी ऐसी एक्टिविटी नहीं देखी जो शक करने लायक हो, बल्कि उसका ज्यादातर समय थिएटर में ही गुजरता है। लेकिन फारिस एजेंट के थ्रू जानना चाहता है कि वहायु थिएटर में क्या करता है, क्योंकि फारिस का शक पक्का होता जा रहा था और इसके लिए वो रत्ना को ब्लेम करता है, क्योंकि वो रत्ना और बूदी के लिए दिन रात मेहनत करता है। लेकिन उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर रत्ना को वहायु ऐसा क्या दे रहा है जो वो एज अ हस्बैंड नहीं दे पा रहा। तभी रत्ना नींद से उठती है, जो पजेस्ड हो चुकी थी, और वो एकदम से फारिस की तरफ देखती है
और वो बेसुध हालत में बाहर चली जाती है, जिसका पता फारिस को नहीं चलता क्योंकि वो तो उसे ब्लेम करने में बहुत बिजी है। और ब्लेम करने के बाद फारिस को पता चलता है कि उसकी पत्नी गायब है। अब रत्ना को ढूंढने के लिए वो उस एजेंट से मिलने जाता है जो फारिस को वायु के कमरे की चाबी देता है, जिसे लेकर फारिस लिफ्ट के जरिए ऊपर जा रहा था। तभी एक बूढ़ी औरत लिफ्ट में आती है और लिफ्ट की लाइट फ्लिकर होने लगती है और वो भी फारिस से यही कहती है कि वो आ रहा है। और जब फारिस वायु के रूम तक पहुंचता है तो वो बूढ़ी औरत लिफ्ट से गायब हो चुकी थी। रूम में पगलाया फारिस गन पॉइंट पर रत्ना के बारे में वायु से पूछता है, लेकिन रत्ना वायु के साथ नहीं थी। वायु के पास तो बस रत्ना के लिए की स्क्रिप्ट थी और फारिस गुस्से में वहां से चला जाता है। उधर घर पर बूदी वापस छत पर उन्हीं खून के धब्बों के निशान को बनते देखता है और हर बार की तरह वो 3 तक गिनती कर कर अपने कान बंद कर लेता है और छुप जाता है। अब जब फारिस घर वापस आकर कार पार्क कर रहा होता है तो उसे पीछे वाली सीट में वही लाश दिखाई देती है जो एकदम से गायब हो जाती है। अब घर के अंदर आने पे फारिस को उसका बेटा डरी हुई हालत में दिखता है क्योंकि वो बाथरूम जाना चाहता है, लेकिन वो जा नहीं सकता क्योंकि अंदर रत्ना है। ये जानने के बाद फारिस जब बाथरूम के अंदर जाता है तो रत्ना बाथ टब में उसी मसनद के साथ लेटी हुई थी और उसके शरीर पर खून लगा हुआ था। रत्ना की ऐसी हालत देखकर वो उसे रूम में उठा के ले जाता है और अब वो अपने डरे हुए बेटे से पूछता है कि क्या उसने अपनी माँ को घर के अंदर आते देखा, लेकिन बूदी ने ऐसा कुछ भी नहीं देखा था। अब रात में रत्ना जब सो रही होती है तो दरवाजा अपने आप खुल जाता है और रत्ना बाहर चली जाती है। वहीं हम उस शैतान को खड़े हुए देखते हैं जिसने रत्ना को वापस पोजेस कर लिया था और वो पोजेस्ड हालत में बाहर चली जाती है और एक टैक्सी में बैठ जाती है। टैक्सी वाला भी रत्ना का फायदा उठाने की कोशिश करता है और उसे छूने लगता है। तभी उसे रत्ना के बगल में वही शैतान बैठा हुआ दिखता है और रत्ना जोर से हंसकर टैक्सी से उतर जाती है और वो शैतान उस टैक्सी ड्राइवर को बुरी तरह मार डालता है। दोस्तों, क्योंकि फारिस अपने बेटे के साथ सो गया था इसीलिए उसे रत्ना के बाहर जाने का पता नहीं चला। रात में बारिश हो रही थी जिसमें रत्ना भीगते हुए गाना गाते हुए नाचती हुई उस होटल में जाती है और यहाँ वो एजेंट रत्ना को फॉलो कर रहा था। रत्ना जानती है कि वो एजेंट उसे फॉलो कर रहा है, लेकिन वो रूम में चली जाती है। रूम के बाहर एजेंट वापस सुनता है कि रत्ना शैतान के साथ संबंध बना रही है। तभी दरवाजा अपने आप खुल जाता है और रत्ना से झूठ कह देता है कि होटल मैनेजमेंट ने उसे रूम इंस्पेक्ट करने के लिए भेजा है, लेकिन रत्ना जानती है कि उसके पति ने उसको उसके पीछे लगवाया है। तभी एजेंट को वहाँ एक और आवाज सुनाई देती है और जब वो अलमारी खोल कर देखता है तो वहाँ कुछ नहीं होता, पर हम शैतान को उल्टा लटकते हुए देखते हैं। एजेंट रत्ना को अकेला देखकर उसका अभद्र वीडियो बनाने लगता है। वो भी रत्ना का फायदा उठाकर उसके साथ संबंध बनाना चाहता है। तभी उसे बाथरूम से शावर की आवाज आती है और जब वो बाथरूम में जाके देखता है तो फर्श पर खून पड़ा हुआ था और जब वो बाथ टब का पर्दा हटाता है तो वो शैतान उस एजेंट को हॉन्ट करता है, जिसे देखकर डर के मारे वो वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन रत्ना उसे जान से मार देती है और उसकी लाश को अलमारी में रख देती है। उधर घर पर खून की बूंदें फारिस के चेहरे पर गिरती है जिससे उसकी नींद खुलती है क्योंकि घर की छत पर वापस खून के धब्बे बन रहे थे। तब फारिस को पता चलता है कि रत्ना घर से गायब है और अब इसके बारे में फारिस टोनी से बात करता है। यहाँ टोनी फारिस को बताता है कि इनकी फैमिली से कोई बहुत जलता है, इसीलिए उसने रत्ना के पीछे शैतान भेजा था ताकि फारिस और रत्ना अलग हो जाएं। ये एक तरह का कर्ज है जो इनकी फैमिली को दिया गया है। घर का सामान ढूंढने पे फारिस को एक कैसेट मिलता है और उसे प्ले करके देखने पे उसे पता लगता है कि वायु रत्ना के लिए की स्क्रिप्ट से बिल्कुल भी खुश नहीं था। कैसेट से पता लगता है कि मीता फारिस की तरफ अट्रैक्टेड थी और रत्ना से उसने फारिस को एक रात के लिए मांगा था, जिस पर रत्ना मना कर देती है क्योंकि वो अपने पति को किसी से शेयर नहीं करना चाहती थी। लेकिन मीता रत्ना को ये कहते हुए दिखाई देती है कि वो उसकी जिंदगी में किसी ऐसे को लेकर आएगी जो उसके लिए एक नया एक्साइटमेंट लाएगा, लेकिन वो ह्यूमन नहीं होगा। लेकिन रत्ना मीता की ये बकवास नहीं सुनना चाहती थी, इसलिए वो वहाँ से चली गई थी। वहीं दूसरी तरफ होटल रूम में स्क्रिप्ट पूरी करने के लिए वायु रत्ना को फोर्स कर रहा था। इसी बीच रत्ना पोजेस्ड हो जाती है। तब वायु छत पर खून के धब्बों को बना हुआ देखता है, यानी वो शैतान वहाँ आ चुका था। वो शैतान छत से उल्टा लटकता हुआ सीधा उसकी तरफ बढ़ता है और तभी रत्ना उसका गला काट देती है। उसी समय फारिस होटल के नीचे उस एजेंट को ढूंढते हुए पहुंच गया था। तभी पीछे से वायु की लाश नीचे फारिस की कार पर गिरती है। ये देखकर फारिस तुरंत रत्ना के रूम की तरफ भागता है और लिफ्ट में उसे वापस वही बूढ़ी औरत दिखाई देती है और वो वापस लिफ्ट से एकदम से गायब हो जाती है।
अब फारिस को रत्ना बाथरूम में बेहोश हालत में मिलती है, जिसे वो अपने साथ घर ले आता है, क्योंकि अब फारिस को पता था कि इसमें रत्ना की कोई गलती नहीं है। घर लाकर वो रत्ना को नहलाता और उसे कपड़े पहनाता है। वो चाहता है कि रत्ना सब कुछ भूल जाए, क्योंकि सब कुछ खत्म हो चुका है और वो एक नई शुरुआत करेंगे। ये कहकर वो उसके क्लोज जाता है, लेकिन रत्ना नहीं चाहती थी कि फारिस उसे छुए, इसीलिए वो सीधा किचन में जाके गुस्से से मीट काटने लगती है। लेकिन फारिस इस हालत में भी रत्ना के साथ फोर्सफुली संबंध बनाने की कोशिश करता है, लेकिन रत्ना अपने आप को छुड़ाकर उसे चाकू की नोक पर खुद से दूर रखती है और अपने गले पे वही चाकू चला देती है। मदद पाने के लिए वो टोनी के घर जाकर सब कुछ बताता है। यहाँ टोनी उसे शांत करवाते हुए कहता है कि वो एक एक्सॉर्सिज्म परफॉर्म करेंगे, जिससे रत्ना शैतान से फ्री हो जाएगी। दोस्तों, फारिस ने सारी तैयारी ठीक उसी तरह करी थी जैसा कि टोनी ने उसे करने के लिए कहा था। अब टोनी रिचुअल शुरू करने से पहले फारिस से रत्ना के निजी हिस्से को चेक करने के लिए कहता है, जिस पर रत्ना जोर से चिल्लाते हुए कहती है कि वो सभी शैतान है, उसके अंदर कोई शैतान नहीं है। इतना कहते ही वो सीधे हवा में ऊपर उठ जाती है। तभी दरवाजे पे कोई खटखटाता है। दरअसल मीता बूदी को स्कूल से लेकर आई थी, पर फारिस बूदी को उसके रूम में भेज देता है। अब रत्ना की चीख सुनकर मीता उसकी तरफ बढ़ती है। मीता को समझ नहीं आता कि आखिर ये लोग रत्ना के साथ क्या कर रहे हैं। तब फारिस जबरदस्ती मीता को एक तरफ चुपचाप बैठने के लिए कहता है, क्योंकि अगर इस रिचुअल के बारे में किसी को पता लगा तो रिचुअल फेल हो जाएगा। और जब मीता भागने की कोशिश करती है तो फारिस उसे पकड़ लेता है, क्योंकि फारिस जानता है कि मीता ही वो है जिसने शैतान को रत्ना के पीछे भेजा था ताकि वो फारिस को पा सके। फारिस चाहता है कि अगर मीता उसका शरीर चाहती है तो ले ले, पर वो उसकी पत्नी को छोड़ दे। ये कहकर वो मीता को किस करना शुरू कर देता है। तभी मीता उसी शैतान को लटकता हुआ देखती है जो उसकी तरफ बढ़ता है, और वो सीधा मीता को पजेस कर लेता है और मीता फारिस पे हमला कर देती है, जिससे फारिस को चोट आ जाती है और पोजेस्ड हालत में वो बाहर की तरफ भाग जाती है। और ये सब बूदी देख रहा था। उसे लगता है कि उसके माँ बाप शैतान हैं। हम मीता को सड़क पर पागलों की तरह हंसता हुआ देखते हैं। उसका शरीर अजीब ढंग से मुड़ता है और हड्डियां टूटने लगती हैं। वो पीछे की तरफ उल्टा चल रही थी। और जब इधर फारिस रूम के अंदर आता है तो एकदम सन्न रह जाता है, क्योंकि टोनी रत्ना की इस हालत का फायदा उठा के उसके साथ इंटीमेट होने की कोशिश कर रहा था। ये देखकर फारिस उसे एक तरफ फेंक देता है और रत्ना को काबू करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी लाइट चली जाती है और इतने में रत्ना गायब हो जाती है। दोस्तों, उस शैतान ने टोनी को भी पजेस कर लिया था और उसका चेहरा बिगड़ने लगता है और वो बाहर चला जाता है। उधर मीता पागलों की तरह बदहवास हालत में सड़क पर अपना सर पटक पटक कर मारना शुरू करती है। वो पागलों की तरह हंसे जा रही थी और ठीक उसी तरह टोनी घर पर अपना सर मार रहा था, जिससे उसकी मौत हो जाती है और मीता सड़क पर बेहोश हो जाती है। अब सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल देखकर फारिस अपने बेटे बूदी को बचाने के लिए दरवाजा खोलने के लिए कहता है, लेकिन बूदी को लगता है कि उसके माता पिता शैतान है, इसलिए वो दरवाजा नहीं खोलता। तभी फारिस को वापस वो शैतान छत पर चलता हुआ सुनाई देता है, जिससे खून के धब्बे बन रहे थे। दोस्तों, फर्श खून से भरी हुई थी। ये देखकर फारिस गन निकाल लेता है और उन धब्बों की तरफ शूट करता है, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होता। और अब जब फारिस रूम के अंदर जाता है तो उसे सब कुछ साफ दिखाई देता है, जिसे देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गई थी, क्योंकि एक शैतान जो पोचोंग की तरह दिख रहा था वो मीता के साथ संबंध बना रहा था। एंड सीन में हम सभी लोगों को थिएटर में देखते हैं जो मर चुके थे और उनमें से सिर्फ फारिस ही जिंदा बचा था, जिसे बांध कर बैठा दिया गया था। और हम स्टेज पे रत्ना को गाना गाते हुए देखते हैं, जो सीधा अपने पति के सामने आती है और उससे कहती है कि वो सभी शैतान है। ये कहकर वो अपने पति को गोली मार देती है। यहाँ बूदी को पर्दे के पीछे देखते हैं, जो कहता है कि वो अभी इतना बड़ा नहीं हुआ कि वो ये सब देख सके, और वो छुपकर ये सब कुछ देख रहा था। और बस ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। दोस्तों, आई नो आप लोग सोच रहे होंगे कि आखिर ये कर्ज रत्ना को किसने दिया और उसके पीछे उस डीमन को किसने लगाया था। तो दोस्तों, आप अगर रत्ना के कैरेक्टर को गहराई से जाने तो आप साफ देख सकते हैं कि रत्ना एक विक्टिम है। पूरी फिल्म में बेचारी रत्ना हमेशा ऐसे पुरुषों से घिरी रहती है जो केवल उसे वासना की वस्तु के रूप में देखते हैं। उसका पति जो एक छोटी सोच का इंसान है, हम देख सकते हैं कि वो उस पर हावी रहना चाहता है। साथ ही रत्ना का पड़ोसी टोनी, जो उसका बलात्कार करने की कोशिश कर रहा था। इसी के साथ वो टैक्सी ड्राइवर और एजेंट भी सभी गिरे हुए इंसान थे। इसीलिए रत्ना इन लोगों से मिलने के बजाय अकेले रहना पसंद करती थी और वो होटल में आती जाती रहती थी। अब सबसे बड़ा सवाल कि क्या रत्ना वाकई में पजेस्ड थी और उसका संबंध किसी डीमन के साथ था। दोस्तों, दरअसल रत्ना कभी पजेस्ड ही नहीं थी। हमें ये उस सीन से पता लगता है
जब रत्ना ने टोनी से कहा था कि शैतान टोनी के अंदर है और फारिस ने उसे हेल्पलेस कर दिया। रत्ना इन सभी आदमियों की सोच से इतना ऊब चुकी थी कि कहानी के अंत में हमने रत्ना का एक और ही रूप देखा और ये कहा जा सकता है जो पोचोंग हमने फिल्म में देखा वो रत्ना का एक मैनिफेस्टेशन था अपने डिजायर को पूरा करने के लिए, जिसे उसके आसपास के आदमी डीमन की तरह देखते थे क्योंकि ये उन आदमियों की सोच थी और रत्ना इसीलिए चलाई थी क्योंकि टोनी रिचुअल की आड़ में अपने इरादे पूरे करना चाहता था। दोस्तों रत्ना के लिए फारिस एक रियल डेविल था क्योंकि उसकी सोच छोटी थी और रत्ना ने ये साफ कहा था कि फारिस ने उसे हेल्पलेस बना दिया। दोस्तों रत्ना के कैरेक्टर से हम ये देख सकते हैं कि पैट्रियार्कल वर्ल्ड में महिलाएं कितनी कमजोर हैं, यहाँ तक कि रत्ना को अपने पति को साथ रखने के लिए मीता जैसी औरतों से सामना करना पड़ता है, जबकि फारिस तो मीता के साथ भी क्लोज होना चाहता था जो कि एक आदमी की पोजीशन को दिखाता है। दोस्तों रत्ना के आसपास के आदमियों के दिमाग ने ही ये शुरू किया था कि रत्ना पोजेस्ड है क्योंकि कभी कभी डेविल से ज्यादा खतरनाक जो होता है वो है आपका दिमाग। तो दोस्तों ये था मेरा मूवी एक्सप्लेनेशन इंडोनेशियन हॉरर मूवी पोजेशन केरासुकान को लेकर। आप मुझे बताइए कि आपको क्या लगता है, क्या रत्ना वाकई में पोजेस्ड थी और आखिर गलती किसकी थी। मैं मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए। स्टे सेफ, कीप हंटिंग, लॉट्स ऑफ लव।